राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से इसको सुनने वाले, इसके दर्शक, इसके श्रोता, उन सबको मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947 190 वर्ष का कालखंड, और इस कालखंड का कौन सा इतिहास? जिन बाल बालिकों ने, किशोर किशोरियों ने, युवा युवतियों ने, हर आयु वर्ग के लोगों ने सशस्त्र चुनौती दी। किसको? उस सशक्त अंग्रेजी सरकार को, आताताई, बहुत बड़े साम्राज्य को। आधी दुनिया में उनका सूरज नहीं डूबता था। कई देशों के अंदर इन्होंने अपने कॉलोनीज और शासन स्टैब्लिश करके रखा हुआ था, और भारत के अंदर खौफ, भय और आतंक का वातावरण बनाया हुआ था। 1857 की महान क्रांति जो हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम जो बहुत बड़ा प्रयास था, उससे अंग्रेज लोग उसके बाद इस तरह का व्यवहार कर रहे थे कि कोई भी कुछ भी ना करे, बल्कि वो करने से पहले 100 बार सोचे। और ऐसा वातावरण बना दिया था कि कोई बोलेगा तो जुबान काट देंगे, हिलेगा तो सीखचों में बंद कर देंगे, उठाएगा सर तो कलम कर देंगे। इस प्रकार के माहौल के अंदर क्या इस कालखंड में भारत माँ के गोद में उस पूत और सपुत्रियाँ जन्म लेके पल नहीं रही थी, बढ़ नहीं रही थी, अनगिनत, असंख्य। और ऐसे सब लोग जो जान हथेली पर रख के चल रहे थे, ऐसे उन अज्ञात, और इनका नाम इतिहास में कहीं भी नहीं, सर्वस्व निछावर कर दिया। अरे भारत माँ की गुलामी की बेड़ियाँ काटने के लिए खुद कट गए, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहुत हो गए, लेकिन नाम इतिहास में कहीं नहीं। इतिहास में क्या बताया गया हमें? आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी। इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता। इसकी बाकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आज उन अज्ञात असंख्य क्रांतिवीर वीरांगनाओं, नायक नायिकाओं की बड़ी पंक्ति के साथ एक नाम और जुड़ने जा रहा है। एक नाम, श्री शीतल प्रसाद पांडेय। बड़ा विचित्र सा चरित्र है इनके जीवन का, देखिए जरा, बिल्कुल अलग प्रकार का। जितनी घटनाएं आपने, वैसे तो हर घटना दूसरी घटना से नहीं मिलती, हर क्रांतिकारी का योगदान अपनी प्रकार का है, पर इनका भी और थोड़ा विचित्र है। शीतल प्रसाद पांडेय, पहले तो वह स्वयं भी क्रांतिकारियों का शत्रु था, और उनको पकड़ने में, पकड़वाने में वह पूरी तत्परता दिखाता था, बहुत होशियारी। वह पुलिस का एक सिपाही था, और उसका नाम था शीतल प्रसाद पांडेय। एक दिन शीतल प्रसाद अपने किसी काम से शहर के बाहर एक बगीचे में गया। वहाँ कुछ लड़के खा पी कर आनंद मना रहे थे, मौज मस्ती में थे, खूब गपशप लड़ा रहे थे। शीतल प्रसाद उन लोगों के पास पहुंच गया और उनसे बातचीत करने लगा। शीघ्र ही वह इस परिणाम पर पहुंचा कि ये लोग क्रांतिकारी हैं, और उन सभी के पास हथियार भी हैं। क्रांतिकारी लोग भी उसे पहचान गए। शीतल प्रसाद ने सोचा कि आज मैं यहाँ से जीवित बचकर नहीं जा सकता। उसे देखकर लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारी बातचीत के अंदर कहीं भी उकसाहट में नहीं आ रही, और मुझे मार डालने का इरादा क्रांतिकारियों में कहीं दिख नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा। क्रांतिकारियों ने उसे कुछ खिलाया पिलाया भी, जो खुद खा रहे थे उसको भी दिया। उसने सोचा कि ये लोग खिला पिला कर मुझे मारेंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब वह चलने लगा तो उन लोगों ने उसे जाने की इजाज़त भी दे दी। हाँ भाई ठीक है, राम राम।
उसने सोचा कि जब मैं चलने के लिए मुड़ूंगा तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, पीछे से गोली चलाएंगे और मुझे मार डालेंगे। ये भी नहीं हुआ और वह काफी दूर तक चला गया। दिमाग में चल रहा है ये क्या हुआ है, क्यों छोड़ दिया उन्होंने मुझे, जबकि उन्होंने मुझे पहचान भी लिया, मैं भी पहचान गया। तो वो ये सोच ही रहा था कि मैं कैसे मुझे छोड़ दिया गया, इसका क्या कारण है। ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया, कारण क्या है इसका। थोड़ी देर के बाद वो क्रांतिकारियों के पास जा पहुंचा, वहां से मुड़ के आ गया और उनसे बोला, मैं तो सोच रहा था कि आज मैं आप लोगों के बीच फंस गया हूं, आप मुझे अवश्य मार डालेंगे, पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसका क्या कारण है। क्रांतिकारियों ने समझाया कि हम लोग हत्यारे नहीं हैं और अकारण ही हम किसी को मारते नहीं फिरते, हम लोग क्रांतिकारी हैं और देश की आज़ादी के लिए फरार हुए हैं, अंडरग्राउंड हुए हैं और लुक छुप करके देश का काम कर रहे हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। हम तो हर अंग्रेज को भी नहीं मारते, हम केवल उन लोगों को मारते हैं जो हमारा दमन करते हैं, हम गद्दारों को भी नहीं छोड़ते। तुमको हमने इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम तो अपने अफसर का हुक्म बजाने वाले एक मामूली सिपाही हो और तुम्हारे बाल बच्चे भी होंगे। यदि हमें मारना होगा तो हम तुम्हारे उस अफसर को मारेंगे, तुम पर क्या हाथ उठाए। क्रांतिकारियों की इस बात से शीतल प्रसाद बहुत प्रभावित हुआ और वे क्रांतिकारियों के दल में सम्मिलित हो गया। वहीं से ये लो वर्दी, ये लो, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। क्रांतिकारियों के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में शीतल प्रसाद पांडे 24 परगना क्षेत्र के पुलिस विभाग के लिए सरदर्द बन गया। उसकी गिरफ्तारी के प्रयत्न की जाने लगे। अब शीतल प्रसाद पांडे क्रांतिकारी है, पुलिस का नहीं है, व्यक्ति सिपाही नहीं है। सियालदा दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ी 3 अप्रैल 1932 को, अप्रैल 3, 1932, जब झाझा स्टेशन पर रुकी तो सूचना पाकर रेलवे विभाग का थानेदार मजहर हुसैन एक डिब्बे में पहुंचा और उसने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ प्रारंभ की। इसको जो सूचना मिली होगी थानेदार को, जिसने बताया होगा कि इस डिब्बे में वो सफर कर रहा है, थोड़ा देश बदला हुआ था। हाँ, थानेदार के प्रश्न थे, क्या तुम शीतल प्रसाद पांडे हो? क्या तुम्हारे पास बिना लाइसेंस के रिवॉल्वर है? शीतल प्रसाद ने पहले प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया, हाँ मैं शीतल प्रसाद पांडे हूँ। और दूसरे प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि मेरे पास रिवॉल्वर तो अवश्य है, पर उसका लाइसेंस भी मेरे पास है। थानेदार ने लाइसेंस दिखाने को कहा। लाइसेंस दिखाने के स्थान पर शीतल प्रसाद ने रिवॉल्वर निकालकर थानेदार पर गोलियां चला दी। थानेदार मजहर हुसैन की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस के अन्य लोग शीतल प्रसाद को पकड़ने के लिए दौड़े। इससे पहले कि पुलिस के अन्य लोग शीतल प्रसाद को पकड़ने के लिए दौड़े, इसके पहले ही एक गोली स्वयं को मारकर
सब प्रकार की कार्यवाहियों से अपने आप को मुक्त कर लिया। वो चित्तर व्यक्तित्व का धनी शीतल प्रसाद पांडे, कभी वो क्रांतिकारियों को पकड़ने और पकड़वाने में बहुत तत्पर, फ्रंट लाइन पर बहुत जोर शोर से। और जब वो बगीचे की उस घटना ने उसको बदला तो कैसा क्रांतिकारी साबित हुआ कि मैं अंग्रेज और अंग्रेज के पुलिस के हाथ में नहीं आऊँगा। जो काम चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था वो हमारा ये शीतल प्रसाद पांडे भी आज कर रहा था। हाँ, शीतल प्रसाद पांडे भी उस बड़ी पंक्ति 667-68 वीडियोस के माध्यम से मैं लगभग थोड़ा गिन के बताऊंगा 1800 से ऊपर ऐसे क्रांतिकारी वीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं जो अज्ञात हैं, कहीं भी उनका नाम नहीं। यहाँ जो लोग पैदा हुए थे आज वहाँ भी नहीं जानते लोग। 5-6 पीढ़ी का जनरेशन का गैप आ गया और इनका कहीं लिखा नहीं गया, कहीं पढ़ाया नहीं गया। आपसे मेरा इतना ही कहना है कि जो कांग्रेस कहती है कि हमने आज़ादी दिलाई, कांग्रेस को बनाने वाला का एक अंग्रेज, इटावा का कलेक्टर सर ए.ओ. ह्यूम, वो इनको आज़ादी देने के लिए कांग्रेस बना रहा था। वो अपने सुरक्षा कवच के लिए एक संस्था का निर्माण कर रहा था। और 1885 में कांग्रेस का निर्माण होता है और 1915 तक एक पहले मिस्टर बनर्जी को छोड़कर सारे के सारे कांग्रेस के प्रधान अंग्रेज। जो भी यहाँ का चीफ सेक्रेटरी होता था वो कांग्रेस का प्रधान होता था। और शुरू में कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के अंदर जो लोग आए सब वही चापलूस लोग, पदवी प्राप्त किए हुए लोग, गद्दार लोग, बिके हुए लोग, ऐसे लोग जो केवल समझते थे कि अंग्रेजों ने आकर के ही हमारा विकास किया है, हमारे देश का विकास किया है, वगैरह 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 वगैरह, जो ये समझ कर चलते थे और अंग्रेजों के साथ खड़े रहते थे। अपनी भारत माँ की गुलामी उनको नहीं दिखती थी। ऐसे स्वाभिमान शून्य लोग थे कांग्रेस के अंदर। लाल बाल पाल ने आकर के थोड़ा कांग्रेस को बदलने की कोशिश की, लेकिन गांधी की एंट्री हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में थी उसको नेहरू तक शासन पहुंचाना था, सत्ता पहुंचानी थी। महात्मा गांधी को टूल किट के रूप में प्रयोग किया, चूंकि महात्मा गांधी को खतरा था ही नहीं। सत्याग्रह कोई खतरा नहीं था, अहिंसा कोई खतरा नहीं था, चरखा कोई खतरा नहीं था। और क्रांतिकारियों का विरोध करने वाला महात्मा गांधी, क्रांतिकारियों को कुछ भी बोलने वाला महात्मा गांधी अंग्रेजों को सूट करता था। इन दोनों ने लाठी तक नहीं खाई और जो फांसी के तख्तों पर झूल रहे थे, जो जेलों के अंदर लंबी सजाएं सहते सहते, बहुत कठोर कारावास के अंदर बहुत कठोर यातनाएं सहते सहते दम तोड़ रहे थे और धरती का घोर नर्क, सेलुलर जेल, अंडमान, काला पानी की सजाएं भुगत रहे थे। और वहां जाने वाले तो 90% लोग वही मर खप गए। जो 10% आए भी वो इस काबिल नहीं रहे कि भाई वो जी सके। ऐसे सब लोगों में से किसी का नाम इतिहास में नहीं। आश्चर्य होता है। कांग्रेस ने आज़ादी के समय में देश की आज़ादी का काम कर रही थी, अंग्रेजों के षड्यंत्रों की पूरक थी, उनको असिस्ट कर रही थी, अंग्रेजों को सूट करती थी कांग्रेस। और आज़ादी के बाद नेहरू तक सत्ता पहुंचाने तक और उसके बाद नेहरू का, उस देश के कपूत का, गद्दार का, मक्कार का, 100 पाप करने वाले उस परिवार का वो सदस्य था। और वो क्या पाप कर रहा था? आज़ादी मिलने के बाद ब्रिटिशर्स के साथ एक एग्रीमेंट कर रहा था, समझौता कर रहा था। क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस
जब भी जिंदा या मुर्दा मिलेंगे हम आपके हवाले करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके कारण देश को आज़ादी मिली, मैं उनके 6, 7, 8 एपिसोड दे चुका हूँ। आखिर में मैं आज़ाद हिंद फौज का ही 5-6 एपिसोड देने वाला हूँ। वो घटनाएं, वो युद्ध, वो लड़ाई, वो माहौल, वो वातावरण, उस समय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम था, उसका असर, 1945 के उस एयर क्रैश में सुभाष मरे कि नहीं मरे, ऐसा सब मैं कुछ तो बता चुका हूँ। लेकिन आज़ाद हिंद फौज का जो संघर्ष है, जो सबसे बड़ा आखिरी हथियार सिद्ध हुआ ब्रिटिशों के भागने का, उसका भी चर्चा करूँगा। इस 190 वर्ष के कालखंड में मैं इतने अज्ञात लोगों को आप तक पहुंचा चुका हूं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं। आज भी श्री शीतल प्रसाद पांडे उसी पंक्ति में खड़े हो गए हैं, कुछ विचित्र व्यक्तित्व वाले शीतल प्रसाद पांडे। हाँ, इन सब लोगों को आपके सामने लाने का मेरा इतना ही है कि जिन लोगों ने वास्तव में देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, उन पुरखों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए, उस समय के बलिदानियों के लिए, कुर्बान होने वालों के लिए, जो निष्काम कुछ भी देश के लिए करने को तत्पर थे और बड़ी छोटी आयु में। और अभी जो कल मैंने इसके पहले 2 बालिकाएं 8th क्लास में पढ़ने वाली, उन 2 बालिकाओं ने जो कारनामा किया है, ऐसे लगभग 140 के आसपास में महिला क्रांतिकारी दे चुका हूँ। अभी इसी 190 वर्ष के कालखंड के 200-250 क्रांतिकारी में और अज्ञात क्रांतिकारी मैं और आपके सामने ला रहा हूँ। और इसके बाद सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक जब मैं उस यात्रा पर निकलूँगा, तो ऐसे हजारों अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात ऐसे क्रांति वीर वीरांगनाओं को, देशभक्तों को आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। अब मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।